अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ऑडिटिंग में चैप्टर 2 हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 2 में एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट का एक एलिमेंट 3 पार्टी रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कल डिस्कस कर ली थी। आज हमने स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस करनी है, जिसको हम एक्सपेक्टेशन गैप भी कहते हैं। उससे पहले हम कल के टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर देखेंगे और फिर नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। चले चलते हैं पास्ट पेपर्स पे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ब्रीफली हाईलाइट द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये कल हमने डिस्कस की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना एंड ऑल दैट, ये हमने कल डिस्कस किया। यही वाला आंसर आपने इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ रेक एंटरप्राइजेज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। द कंपनीज एनुअल रेवेन्यू इज ओवर 10 मिलियन। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कंपेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिगार्डिंग द पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेक एंटरप्राइजेज। यहाँ पे उन्होंने हमें रेवेन्यू दिया हुआ है 10 मिलियन। रेवेन्यू हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें मिस स्टेटमेंट फाइंड करनी होती है कि कितने परसेंट मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर तो वो प्रॉफिट के 5% के अंदर अंदर है तो वो हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अगर वो इसके बियॉन्ड होती तो फिर हम देखते कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या इमटेरियल है, एट्सेट्रा, ये सब हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने हमसे ये रिलेटेड नहीं पूछा हुआ है, उसने सिर्फ हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी हैं डायरेक्टर्स की और ऑडिटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ से आपने पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है। डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की जो कल आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी हैं उनको ही आपने इसमें लिख देना है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कंपेयर लिखा हुआ है तो आपने लाइन लगा के ही इसको कंपेयर करना है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं दोनों की डेफिनेशन, या फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है तो पहले आप डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख दें, फिर आप ऑडिटर की लिख दें। इस तरह भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब पास्ट पेपर डिस्कस हो गए कल वाले टॉपिक से रिलेटेड। अब हम चलते हैं आज वाले टॉपिक पे, जो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेक होल्डर्स या फिर एक्सपेक्टेशन गैप। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेक होल्डर्स या फिर एक्सपेक्टेशन गैप। It's the responsibility of stakeholders to understand and eliminate expectation gap so that scope of audit is not misunderstood. अब ये है कि जो जनरल पब्लिक है या स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया होता है ऑडिटर से कि ऑडिटर ये भी करना है, ऑडिटर की ये भी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की ये भी जिम्मेदारी है, एट्सेट्रा। लेकिन असल में रियलिटी में ऑडिटर की वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो और स्टेक होल्डर्स का और जनरल पब्लिक का इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ऑडिटर की रियलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं और क्या-क्या हैं। ये जनरल पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस में और ऑडिटर की रियलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इस गैप को एक्सपेक्टेशन गैप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Expectation gap. Expectation gap means public perception of the role and responsibilities of external auditor is different and is usually higher from his statutory roles and responsibilities. यही वो कह रहा है कि पब्लिक का ये सोचना, ये मानना है कि एक्सटर्नल ऑडिटर की जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं और बहुत हाई उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है उसके उन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जो लॉ ने उसके लिए बाउंड किए हैं, लॉ ने तय किए हैं कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उससे कहीं ज़्यादा जो है वो जनरल पब्लिक एक्सपेक्ट कर लेती है। इस एक्सपेक्टेशन गैप को कम करने की ज़रूरत है। अब सम कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स दैट इज़ एक्सपेक्टेशन गैप अबाउट ऑडिट। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक एब्ज्यूम करती है हालांकि वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मीन्स एक्सपेक्टेशन गैप के पॉइंट्स हम देख रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट, ऑडिटर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जनरल पब्लिक को और स्टेक होल्डर्स को कि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, हालांकि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, वो बनाता नहीं है। नेक्स्ट,
ऑडिटर चेक्स 100% ट्रांजेक्शन्स ऑफ एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऑडिटर जो है वो 100% ट्रांजेक्शन चेक नहीं करता है। हर एरिया को तो चेक करता है, लेकिन ट्रांजेक्शन में वो सैम्पलिंग अप्लाई करता है, इसलिए 100% चेक नहीं करता है। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऑडिटर provides absolute assurance, that is, he certifies or guarantees that financial statements are correct in all respects and can be relied for all decision making purpose। वो ये कह रहा है कि ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ये वो गारंटी देता है, 100% सर्टिफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर लिहाज से ठीक है और इनमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं है और हम अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इन पर रिलाई कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ऑडिटर जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ऑडिटर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट करे। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए अगर उसको कोई फ्रॉड नज़र आ गया है या उसको पता चल गया कि ये फ्रॉड है, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को उसके बारे में बताए कि ये फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। तब उसको चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर उसको नहीं पता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीजनेबल एश्योरेंस के अकॉर्डिंग ही चेक करेगा कि इसमें मेजर मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, क्या क्या मिस स्टेटमेंट है क्या नहीं है, वो उन्हीं को वेरीफाई करेगा। तो उसका प्राइमरी पर्पज़ फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट करना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आज है उसके सामने तो वो बता देता है, उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल पब्लिक है, एक आम शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो टेररिस्ट को पकड़े। लेकिन अगर उसको कोई किसी पे शक हो, उसको लग रहा हो कि हाँ, ये इसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं, तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर कर देना चाहिए। यही यहाँ पे भी सिनेरियो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देता है ऑडिटर। ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वेरीफाई करने के बाद अपना ओपिनियन शेयर करता है। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं शेयर करता है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन गैप है ऑडिट से रिलेटेड, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग है पब्लिक को ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट में कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंस। ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स दोनों से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किस किस लिहाज से इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? फाइनेंशियली, पर्सनली और एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली। Independence means auditors should be free to perform audit procedures without any bias influence. Auditors should be independent of financial interest with client, family and personal relationships with client, employment with client. अब फैमिली इंटरेस्ट क्या हो सकता है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट में क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल, जो ऑडिटर का क्लाइंट है वो उसी क्लाइंट के शेयर्स उसने बाय किए हुए हैं, ये एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो सकता है। इसी तरह कि उसने अगर क्लाइंट के साथ उसने कोई जो आपके क्लाइंट था उसके आगे कोई कॉन्टैक्ट थे, उनके साथ ऑडिटर ने जो है वो कोई पार्टनरशिप ओपन कर ली है, पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप कर लिया है, ये भी फाइनेंशियली रिलेशनशिप उनका शो होगा। उसके अलावा अगर उसने क्लाइंट से या क्लाइंट के किसी कॉन्टैक्ट से लोन लिया हुआ है, तो ये भी जो है उनका फाइनेंशियल रिलेशनशिप शो होगा इसमें। इसका मतलब है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है अगर ये 3 सिनेरियोज शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप में क्या क्या आता है? फॉर एग्जांपल कि फैमिली मेम्बर जो है, ऑडिटर का कोई फैमिली मेम्बर जो है वो एम्प्लॉय है क्लाइंट के यहाँ, तो भी जो है वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। थर्ड वन है एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट। जो ऑडिटर है वो रिसेंट मौजूदा हालत में या फिर रिसेंट पास्ट में क्लाइंट का एम्प्लॉय ना रहा हो। अगर तो वो एम्प्लॉय रहा हो तो ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और एक और बात इसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स में आती है। पर्सनल रिलेशनशिप में 2 पॉइंट्स और आते हैं कि लॉन्ग एसोसिएशन अगर हो या फिर गिफ्ट दिया जाए ऑडिटर को।
फॉर एग्जांपल लॉन्ग एसोसिएशन में क्या आ सकता है कि एक ऑडिटर है, उसका क्लाइंट है, उसने फर्स्ट ईयर उसका ऑडिट किया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मुसलसल उसका वही क्लाइंट है जिसका वो ऑडिट कर रहा है। तो लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से उनका इंडिपेंडेंट रहना नामुमकिन है। वो एक दूसरे मतलब क्योंकि एसोसिएशन होगी उनसे, तो इस हालत में जो ऑडिटर वो क्लाइंट से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और गिफ्ट भी अगर क्लाइंट ऑडिटर क्लाइंट को अगर गिफ्ट दे रहा है तो भी वो पर्सनल रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट का जो ये लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये लिखे हुए हैं कंपनी लॉ में भी और रूल ऑफ एथिक्स में भी। ठीक है। लॉ ऑफ एथिक्स में भी ये लिखा हुआ, सॉरी कोड ऑफ एथिक्स में ये लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब ये कि अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट ना रहे, बाकी सबको भी इसका पता चलना ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयज़ को, अगर ऑडिटर को पता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा है, तो उसको मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कंपनी लॉ में भी ये पॉइंट्स मेंशन हैं कि ये इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो इस वजह से सबको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है। अब एसेंशियल्स में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। स्केप्टिसिज्म का डिक्शनरी मीनिंग होता है शक व शुबा करना। नॉर्मली जो है आम हालात में हम किसी को शक व शुबा की नज़र से नहीं देखते हैं। हम हर किसी को पॉजिटिव अच्छे माइंडसेट से देखते हैं कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये ऐसे मतलब हम हर किसी के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन ऑडिट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत ज़रूरी है। ऐसे कह लें कि ये मेन पॉइंट है ऑडिट का कि आपने हर पर्सन को जो है, अपने हर क्लाइंट को शक की नज़र से देखना है कि हो सकता है कि इसने फ्रॉड किया हो, या फिर यहाँ कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, यहाँ पे मिसस्टेटमेंट आई होगी। आपने देखना है शक की नज़र से ही है। अगर वो गलत प्रूफ हो जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख रहे हो और वो गलत साबित हो जाए, वो गिल्टी हो, तब आपके लिए जो है वो ये नुकसानदेह। फॉर एग्जांपल अगर दो सिनेरियोज हैं, एक सिनेरियो ये है कि आप सोचें कि पॉजिटिव एस्पेक्ट रखें हर पर्सन का कि हाँ ये अच्छा है, और वो गलत साबित हो जाए। और दूसरा सिनेरियो ये है कि आप हर किसी के बारे में शक की नज़र से देखें कि हाँ ये भी गलत हो सकता है, लेकिन वो सही साबित हो जाए। ऑफ कोर्स सेकंड सिनेरियो जो है वो ज़्यादा बेटर है कि आपने अगर उसके बारे में कुछ ऐसा सोचा हुआ लेकिन वो सही साबित हो जाए। ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी यही होता है। इसमें आपने अपने क्लाइंट को उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शक की नज़र से देखना होता है कि शायद इसमें मिसस्टेटमेंट हो। फॉर एग्जांपल वो आपको कहे कि लास्ट ईयर जो है इसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं आई, या आपका क्लाइंट आपको कहे कि हमने लास्ट ईयर भी ऑडिट करवाया था और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट सामने नहीं आई, तो इस बार भी नहीं होगी। आपने उसकी बात पे यकीन नहीं कर लेना है, आपने ये उसको शक की नज़र से ही देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि हो सकता है कि उस ऑडिटर से कोई मिसस्टेटमेंट रह गई हो, मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो आपने जो है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम लेना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम पुलिस की बात कर लेते हैं। पुलिस जो है वो हर इंसान, उसने पकड़ना है मुजरिम को पकड़ना है कि कौन गिल्टी है, किसने गुनाह किया है। ठीक है। किसने जुर्म किया। अब वो हर बंदे को यही इनोसेंट नहीं कंसीडर करेंगे तो मुजरिम तो नहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए उन जैसे पुलिस जो है वो हर बंदे को शक की नज़र से देखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है प्रॉपर। इसी तरह ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हर क्लाइंट को, हर इंफॉर्मेशन को शक की नज़र से देखे, उनको इन्वेस्टिगेट करे। उसके बाद अगर वो सही होगा, अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट ना आई, तो वो उसके लिए अच्छी बात है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा इस बात का। ठीक है। आज हमने जो है इसका कंसेप्ट ही डिस्कस करना था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इसमें सिनेरियोज बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे बहुत ज़्यादा जो है वो सिनेरियोज केस आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो इसलिए इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। इस पे आगे हम एग्जांपल्स भी बहुत सारी हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने बस इसका कंसेप्ट डिस्कस करना है। हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कल वाला टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर देखिए, क्वेश्चन 4 देखा, क्वेश्चन नंबर 5 देखा, जहाँ पे हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना था, और सेकंड में हमने ऑडिटर और मैनेजमेंट डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना था।
फिर हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑडिटर की, वो हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हमने देखी थी स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशन गैप देखा था, एक्सपेक्टेशन गैप की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखी कि एक्सपेक्टेशन गैप क्या है ऑडिट के बारे में, जो जनरल पब्लिक है वो क्या कंसीडर करती है कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि रियलिटी में उसकी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती। हमने उसमें 5 पॉइंट्स डिस्कस किए। उसके बाद हमने देखा कि एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट क्या होता है। इसमें हमने 3 सिनेरियोज़ देखे कि हमें एक हमारे पास 3 सिनेरियोज़ हैं इसमें, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट्स। आज हमने इंडिपेंडेंस कंप्लीट पढ़ लिया है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का हमने जस्ट कॉन्सेप्ट स्टडी किया है। इंडिपेंडेंस में हमने 3 सिनेरियोज़ देखे हैं कि ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, कि इन 3 सिनेरियोज़ में ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉयमेंट हो। इन तीनों के 3-3 पॉइंट्स हमने मेजर नेक्स्ट जो है वो डिस्कस किए कि क्या-क्या हो सकते हैं फाइनेंशियली, पर्सनली और एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जो है हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट स्टडी किया कि हर पर्सन को आपने शक की नज़र से देखना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट निकल आती है कभी-कभी, तो आपको जो है ये, अगर आपको क्लाइंट कहे कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो आपने उसकी बात पे अंधाधुंध यकीन नहीं करना है ना, आपने प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं और फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट आती है या नहीं, और अगर नहीं आती है तो ये अच्छी बात है। तो आज हमने ये मेजर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड पास्ट पेपर कल डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो जो समझ ना आई हो, आप पूछ सकती हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।